Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we will study about the structure of endoplasmic reticulum। आज हम अध्ययन करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्पर्दवी जालिका का संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो, हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी कर रहे हैं सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स की, जिसमें हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की स्टडी कर ली है। अब इसके बाद में देखें तो हमने जब न्यूक्लियस की स्टडी की थी तो वहां पर देखा था कि न्यूक्लियस होता है जो डबल मेम्ब्रेन द्वारा आवृत होता है, और इसकी इनर मेम्ब्रेन तो क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में होती है। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, वो बाहर वाली मेम्ब्रेन कई जगह पर एक्सपांड हो जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख सकते हो, देखो ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में हमें पता है, न्यूक्लियस की स्टडी अच्छी तरह से कर ली। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और आउटर मेम्ब्रेन कई जगह पर क्या होती है, एक्सपांड हो जाती है। अब ये देखो, यहाँ पर देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकल रही है और बहुत सारी मेम्ब्रेन बाहर आ रही है, और ये संरचना क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भरे होते हैं। बिल्कुल ये मेम्ब्रेन्स का एक जाल बना लेती है, पूरी कोशिका में बहुत बड़ा जाल बना लेती है। न्यूक्लियस से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जाल फैला हो सकता है, और इसमें इस जो जाल के कारण जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करते हैं तो उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को संरचना के आधार पर दो मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक। शॉर्ट में इसको बोलते हैं SER और इसको बोलते हैं RER। तो अब देखो, ये स्मूथ और रफ यानी खुरदुरी और चिकनी अंतर्पर्दवी जालिका क्या होती है। डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जो अंतर्पर्दवी जालिका है, इसके साइटोप्लाज्मिक सरफेस, ये तो हो गया, अंदर वाला तो हो गया न्यूक्लियस वाला सरफेस, और ये हो गया बाहर वाला सरफेस यानी साइटोप्लाज्मिक सरफेस। इस सरफेस पर आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी कुछ कण दिखाई दे रहे होंगे। ये कण होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स अगर अंतर्पर्दवी जालिका के साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ जुड़े होते हैं तो वो अंतर्पर्दवी जालिका क्या कहलाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम। यानी वो चिकनी नहीं रहेगी, खुरदुरी रहेगी, तो हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम। तो ये कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। तो ये जाल बन रहा है, वो तो किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम। अब इसी से एक जुड़ी हुई एक और आपको दिखाई दे रही होगी, जिस पर कुछ भी नहीं है, जिस पर कोई भी डॉटेड वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी कण नहीं है, मतलब ये कैसी है, चिकनी है। कैसी है, चिकनी। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, ये जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी जुड़े होते हैं, और ये नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उससे भी जुड़े होते हैं। और कुछ राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र भी रहते हैं। अब यहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं कुछ राइबोसोम, और कुछ राइबोसोम स्वतंत्र रूप से भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या करता है, साइटोप्लाज्म में क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जैसे ये राइबोसोम है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट mRNA पर जुड़ती हैं, और mRNA पर जुड़कर किसका निर्माण कर देती है, प्रोटीन का निर्माण करने लगती हैं। तो स्वतंत्र रूप से भी कर सकती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये जुड़कर
क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़कर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो वो प्रोटीन क्या हो जाती है, अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जैसे जैसे इसका सिंथेसिस होता रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की ओर ट्रांसफर हो जाती है। अब ये यहाँ पर जो प्रोटीन बनती है वो इसी के लिए बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ विशेष परिवर्तन उस प्रोटीन में होते हैं जिसके सिग्नल्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में निर्माण तो यहीं पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सिग्नल्स के कारण वो उसका आगे सिंथेसिस कहाँ पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। ऐसा नहीं कि सारे प्रोटीन यहीं पर बनते हैं, प्रोटीन यहाँ पर भी बनते हैं और यहाँ पर भी बनते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करते हैं। अब कुछ प्रोटीन जैसे कुछ एंजाइम खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चाहिए होते हैं, और कुछ प्रोटीन, अब देखो यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो बिल्कुल रॉ प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन करने होते हैं, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट जोड़ना यानी ग्लाइकोलाइजेशन करना और ग्लाइकोसाइलेशन करना, ग्लाइकोसाइलेशन के साथ उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करना, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ साथ उसकी फोल्डिंग करना, वो सभी कार्य कहाँ पर किए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वो जब सिंथेसिस होता रहता है राइबोसोम में, वो अंदर की तरफ एंटर करती जाती है। अब जैसे जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखो जैसे ही मान लो कोई प्रोटीन है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाती है, ये कोई प्रोटीन एंटर कर गई, फिर इस प्रोटीन को मान लो कहीं दूसरी जगह आवश्यकता होती है, बाहर कहीं हो सकता है, बाहर कहीं पर आवश्यकता हो, ब्लड में आवश्यकता हो, या सेल में ही कहीं पर दूसरी जगह आवश्यकता हो, तो उस प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। किसके रूप में, वेसिकल्स के रूप में, यानी पुटिकाओं के रूप में। तो उसको पहले एंड्स पर भेजा जाता है और यहाँ से वेसिकल्स निकल जाती है और वो पैकिंग होकर बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी करती है, उसमें मॉडिफिकेशन भी करती हैं, और विभिन्न प्रकार के मैंने बताया मॉडिफिकेशन कौन कौन से। एसईआर की बात करें तो एसईआर में इस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, सॉरी आरईआर में, क्योंकि आरईआर पर ही क्या जुड़े होते हैं, राइबोसोम जुड़े होते हैं, और राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होकर किस में एंटर कर जाते हैं, आरईआर में, और वहां पर क्या होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, और मॉडिफिकेशन होकर उसका आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुद को आवश्यकता हो तो वहां पर भी यूज में ले लिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज दी जाती है कुछ प्रोटीन, तो अलग अलग जगह पर भेज दी जाती है। तो आरईआर के तो काम आपको पता चल गया होगी कि प्रोटीन में मॉडिफिकेशन का कार्य करती है। मॉडिफिकेशन का कार्य मैंने बताया कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, एन ग्लाइकोसाइलेशन इसको बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग कई बार क्या करती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब प्रोटीन फोल्डिंग तभी होती है जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन के अंदर किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ऐड किया जाता है। अब ये एसईआर है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं, तो इसमें जैसे लिपिड का सिंथेसिस इसमें किया जाता है और दूसरे कार्य इसमें किए जाते हैं। तो फैट ज्यादातर इसका में फैट का सिंथेसिस इसी में किया जाता है, लिपिड जो एसईआर होती है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, मतलब ये एक जाल नुमा, झिल्लियों का ही एक जाल होता है, हम इसको एक मेम्ब्रेन सिस्टम बोल सकते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। तो ये झिल्लियों का एक जाल बना लेती है और ये इस जाल में विभिन्न प्रकार के फंक्शन, इसमें प्रोटीन पे मॉडिफिकेशन वगैरह होते रहते हैं। और साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसे बताया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कई सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण होता है, जैसे छोटे सेल ऑर्गेनल हो गए, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, इसी से निर्माण होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी बड़ी होती है यदि सेल में बात करें। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो ये पुटिकाओं में है, मतलब चपटी है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नलिकाओं के रूप में पाई जाती है, मतलब पतली होती है, नलिकाओं की जैसे होती हैं, होती तो झिल्लियां ही हैं ये भी, लेकिन ये तो चपटी हो जाती हैं और ये नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। तो इनको ट्यूबुल्स बोलते हैं। ये ट्यूबुल्स के फॉर्म में पाई जा सकती हैं या सिस्टर्नी के फॉर्म में, जैसे ये चपटी होती हैं तो इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और कभी कभार ये वेसिकल्स के रूप में भी निकलती है। मैंने बताया था कि जब प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वेसिकल्स के रूप में भी निकलती है। तो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है
कि ये ट्यूबुल्स में भी रह सकती है, सिस्टर्नी में भी रह सकती है, ज़्यादातर पार इसका सिस्टर्नी में पाया जाता है। तो ये होती है इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर जुड़ी रहती है, न्यूक्लियस के बाहर यानी आउटर मेम्ब्रेन। और ये कॉन्टेक्ट डायरेक्ट, इसका जो न्यूक्लियर दो मेम्ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन किसके कांटेक्ट में रहती है, जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस रहता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन प्रोटीन में किए जाते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।